Good morning, friends. Today we will start with problem number 5. But before starting with that problem, some of the students have a doubt as regards to calculation of subscription under problem number 4. So first I am going to give that a working note for subscription under problem number 4. Then we'll move to problem number 5. Problem number 4, working note for subscription. Now what they have given? The amount of subscription they have given on the receipt side. Receipt side subscription कितना दिया हुआ है आपको प्रॉब्लम नंबर 4 में? ₹18,000 is a subscription amount they have given. Now see what they have given. They have given subscription ₹18,000 they have given on receipt side of a receipt payment. What are the adjustments they have given? If you look at the summary table given below receipts and payment, they have given subscription in arrears 31st March 95. 31st March, ये अपना ईयर कौन सा है? This year is from 1st April 95 to 31st March 96. ये आप लोगों का ईयर है. 1995, 96 is your year. तो वो क्या बोल रहा है? सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ₹2,000, यानी पिछले साल सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था. पिछले साल 2,000 रुपए आपको रिसीव होने बाकी थे, यानी वो लास्ट ईयर का था. ओपनिंग बैलेंस शीट इज अ लास्ट ईयर बैलेंस शीट. तो लास्ट ईयर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था एंड इट इज एन एसेट. तो यहां पे आएगा हाउ मच सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग. कितना अमाउंट दिया हुआ है? ये ₹2,000. तो ये 2,000 रुपए पिछले साल के रिसीव होने बाकी थे. तो इसका मीनिंग क्या है? वो पिछले साल रिसीव होने बाकी थे, यानी वो करंट ईयर में रिसीव हुए होंगे. यानी ये 18,000 रुपए में वो 2,000 रुपीज भी आपके इंक्लूडेड है. यानी ये 18,000 के अंदर 2,000 रुपीज इज फॉर 94.95, यानी लास्ट ईयर का अमाउंट है. ये 18,000 में 2,000 रुपीज, ये 94.95 का है. ये 94.95 की बैलेंस शीट और ये 95.96 की क्लोजिंग बैलेंस शीट. फाइन. तो पिछले साल के 2,000 रुपए बाकी थे, यानी वो करंट ईयर में रिसीव हुए होंगे. तो ये 18,000 रुपए में 2,000 रुपए जो है वो पिछले साल के. अब बचे कितने? 16,000. फाइन. नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में जब आप बताओगे तो ये 18,000 रुपीज आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट में दिए हुए.
लेकिन 2000 रुपीज जो है वो लास्ट ईयर के थे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वी रिकॉर्ड ओनली दोज इंफॉर्मेशन दैट बिलोंग्स टू 95-96। अगर वो 94-95 की है या 96-97 की है तो दीज एंट्रीज शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दीज 18,000। तो 18,000 में से 2000 रुपीज जो है वो प्रीवियस ईयर के थे जो करंट ईयर में रिसीव हुए, यानी 18,000 में 2,000 रुपए ये साल के नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, ये 2,000 रुपए को आप माइनस कर दे रहे हो, बराबर। बचे कितने 16। ये 2000 रुपीज जो है वो कौन से ईयर के 94-95 के आपने माइनस किए। के ये 2000 रुपीज माइनस कर दिए। गॉट इट। उसके बाद आपको टेबल फॉर्म में क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एज ऑन 31 मार्च 96 इज 1000, यानी 31 मार्च 96 यानी 95-96 के 1000 रुपए आने बाकी है, यानी अगेन इनकम रिसीव है। तो करंट ईयर का है तो यहां बताएंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के 1000 रुपीज आपके आने बाकी है, यानी आए नहीं यानी रिसीव्स में इंक्लूडेड नहीं है 18, क्योंकि वो आने बाकी है। तो आने बाकी है लेकिन वो करंट ईयर के, तो करंट ईयर के आपको रिसीव्स एंड पेमेंट में रिकॉर्ड करना जरूरी है, इवन दो इट इज नॉट रिसीव एड आउटस्टैंडिंग। कितना 1000, ये माइनस किया, ये प्लस, ये हो गया आपको आउटस्टैंडिंग के बारे में, ये हो गया आपके 17,000। अब वो क्या बोल रहा है नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 500 रुपीज पिछले साल 31 मार्च 95 यानी लास्ट ईयर को आपको 500 रुपए एडवांस में आए थे, यानी इनकम रिसीव इन एडवांस इन द लास्ट ईयर previous year. Income received in advance is your liability. So this is subscription received in advance. Last year में कितना अमाउंट आया था आपको एडवांस में पिछले साल 500। अब देखिए पिछले साल ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था यानी 94-95 का था। पिछले साल ये एडवांस में आया, 94-95 में एडवांस में आया, यानी वो कौन से ईयर का है 95-96। ये 95-96 का अमाउंट आपको लास्ट ईयर में मिल गया था, मगर वो 95-96 का है और मिला कब था लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर मिल गया तो वो रिसीव्ड में नहीं आएगा, लेकिन वो करंट ईयर का है, रिसीव्ड इन लास्ट ईयर। तो करंट ईयर का आइटम आपको करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करना है। ये 94-95 में आपको एडवांस मिला था, तो एडवांस 94-95 में मिला तो कौन से ईयर का होगा 95-96 में, तो इसमें ऐड करेंगे ₹500, ये हो जाएगा आपका 17,000। आगे क्या बोल रहा है समरी में, 96 में 31 मार्च 96 को आपको अगेन सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 400 रुपीज है, यानी वो 400 रुपए करंट ईयर में आपको एडवांस में आए हुए, यानी वो एडवांस कौन से ईयर का रहेगा नेक्स्ट ईयर का 96-97। तो करंट ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है, यानी करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना अमाउंट आया आपको करंट ईयर में एडवांस में 400। तो करंट ईयर में आपको एडवांस 400 रुपए के आए थे, बराबर। अब करंट ईयर में 400 रुपीज एडवांस आपने रिसीव किया, यानी वो इस 18,000 रुपए में इंक्लूडेड होंगे। ये कौन से ईयर का है 96-97। उन्होंने बोला ना आपको 31 मार्च 96 को वो क्या बोल रहा है कि आपको 400 रुपए एडवांस में मिले, यानी कौन से ईयर के मिले नेक्स्ट ईयर के मिले, और वो एडवांस जो मिला है वो इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि रिसिप्ट साइड 18,000 दिया हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या है 18,000 रुपए में ये 2,000 रुपए पिछले साल के जो बकाया थे वो मिले, और करंट ईयर में जो आपको एडवांस आए वो मिले, यानी करंट ईयर का आपको अमाउंट जो ये 400 रुपए वो 18,000 में इंक्लूडेड है। तो आपको 18,000 वो करंट ईयर का नहीं है, इसलिए आप क्या करोगे लेस। कौन से ईयर का है वो 95-96 में आपको एडवांस मिला,
एडवांस। तो ये 95 96 में एडवांस मिला, यानी ये कौन से ईयर का होगा? 96 97। 94 95 में एडवांस आया था, यानी वो कौन से ईयर का होगा? 95 96। तो अपन 95 96 का बना रहे इसलिए ऐड किया। अब ये अमाउंट आपको 96 97 का एडवांस करंट ईयर में मिला और ये अमाउंट 18,000 में इंक्लूडेड है, तो अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का अमाउंट लेते हैं, तो ये अमाउंट तो नेक्स्ट ईयर का है। तो आप क्या करोगे? ये 400 रुपए इसमें से माइनस। तो आपके रिसीप्ट साइड 18,000 दिख रहे हैं। 18,000 में से 2,000 रुपए पिछले साल के, 400 रुपए आपको नेक्स्ट ईयर के। तो करंट ईयर के आपको मेंबर्स से पैसे कितने आए होंगे? यानी 1995 96 के पैसे कितने? 2,400 या 18,000 रुपए में से गए, यानी कितना हो गया? 15,600। तो ये 18,000 रुपए का बाइफिकेशन अगर रिसीप्ट एंड पेमेंट में करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा? 2,000 रुपीज 94 95 के, 96 97 के 400 रुपए और 95 96 के 15,600 रुपए। अब 15,600 रुपए जो 95 96 के, अब इस तरीके से अगर मैं दूसरे वे से कैलकुलेशन करूं तो भी अमाउंट मेरे को 17,100 ही आना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। किस तरीके से? 15,600 95 96 के है एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट, 15,600 बराबर। आपको समरी फॉर्मेट में बिलो रिसीप्ट एंड पेमेंट टेबल फॉर्मेट में क्या दिया हुआ है? 31 मार्च 96 को 1,000 रुपए आपको मिलना बाकी है, यानी ऐड प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ 95 96,000, ये हो गया 16,600 बराबर। और पिछले साल आपको 500 रुपए एडवांस में मिले थे, पिछले साल एडवांस में मिले थे यानी वो करंट ईयर के थे। रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर, 94 95 कितना एडवांस में आए थे पिछले साल? 500। ये कितना आ गया अमाउंट? 17,100। ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों भी क्या है? सेम। क्लियर विद दैट? तो दिस इज हाउ द कैलकुलेशन वाज डन फॉर सब्सक्रिप्शन अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट साइड 18,000 का ये बाइफिकेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 17,100, पिछले साल के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रिसीव इन एडवांस, करंट ईयर के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रिसीव इन एडवांस। This was a calculation for subscription in the previous problem. Right? Just copy this. Now let's start with problem number 5. Refer your problem sheet, problem number 5. Problem number 5 में उन्होंने क्या दिया? The following was the receipts and payment account of X club for the year ended 31st March 16. They have given a receipt and payment. Receipt side they have given opening cash in hand. Balance at bank as per passbook. There are two accounts. One is a deposit account and one is a current account. So deposit account may be a fixed deposit and or it can be a saving deposit. And there is a current account. There is a current deposit rupees 600. There is a bank interest they have received, then they have received donation and subscription from members. Then there is a certain receipt from regular transaction, that is received from T's. Contribution to fairs, sale of equipment, they have made a sale of certain equipment during the year worth rupees 80. Then net sale proceed of variety entertainment, that is a receipt from certain entertainment. Then there is a donation for forthcoming tournament, that means tournament which is going to be organized in the coming years. उसको हमको एडवांस में डोनेशन मिला है. It can be a donation fund. You can call it as a donation fund. That is your liability. Payment side they have given groundsman fee. Then there is a moving machine. Moving machine is an asset. Rent of ground they have given. Cost of teas. Then there is a fare. Printing and office expenses you have, repairs to equipment you have, honorary to secretary and treasurer of 2015. 2015 अपना ईयर कौन सा है? 31st March 16, that is 15-16. वो बोल रहा है ये ऑनररी जो दिया हुआ है 2015 यानी पिछले साल का आपको दिया हुआ है बराबर।
तो लास्ट ईयर का ऑनररी आपने 400 रुपए पे किया, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर वो पेएबल था, यानी लास्ट ईयर का वो लायबिलिटी था जो आपने करंट ईयर में पे किया. देन देयर इज अ balance at bank, that is a closing balance under deposit account and current account, and they have given closing cash in hand. Then you have certain information about as on 1st April 15 यानी 31st March 15 यानी 14-15 का ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए इंफॉर्मेशन है, और 31st March 16 यानी करंट ईयर के बैलेंस शीट का. उसके बाद वो क्या बोल रहा है, For the year ended 31st March 16, the honorarium to the secretary and treasurer are to be increased by a total of 200. यानी करंट ईयर के अंदर ऑनरेरियम इज नथिंग बट ऑनररी. किसी को आप थैंक्स गिविंग करते हो तो यू गिव सर्टेन अमाउंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ऑनरेरियम. तो आपको बोल रहा है कि 2016 में ऑनरेरियम 200 रुपए से आपको बढ़ा देना है. तो पिछले साल का ऑनरेरियम आपने कितना पे किया, जो पेमेंट में दिख रहा है 400, तो करंट ईयर में आपको कितना देना है 600. करंट ईयर का 600 रुपए आपने अभी तक दिया नहीं है. अगर दे दिया होता था तो आपको पेमेंट में दिखता था. पेमेंट में जो 400 रुपए उन्होंने दिया हुआ है वो क्लियरली बोल रहा है कि वो 2015 यानी 14-15 के लास्ट ईयर के. तो करंट ईयर के जो 600 रुपए वो आपने अभी तक पे नहीं किए, दैट मीन्स इट इज आउटस्टैंडिंग. और पिछले साल जो 400 रुपए थे वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे जो आपने करंट ईयर में पे किए. करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज ₹600. नाउ व्हाट दे वांट अस टू डू, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the period ending 31st March 16 and the relevant balance sheet. Come on, we'll prepare with this, and together with this we have to prepare the opening balance sheet also to ascertain the opening capital fund. Come on, we will solve this. Problem number 5. Problem number 5 we are solving. Fine. Income and expenditure account of X Club for the year ending 31st March 16. So this particular income and expenditure is for 2015-16. This is an income and expenditure account. Expenditure. Amount, income, amount. This is an income and expenditure account I am preparing. Right? Then comes closing balance sheet. Balance sheet as on balance sheet of X Club. Balance sheet of X Club as on 31st March 16. Inner column and outer column. Inner column and outer
after column you have, right? Liabilities, assets. Together with this, we have to prepare the opening balance sheet also. That will prepare under working note. Opening balance sheet. As on 1st April 15 or it can be 31st March 15. This is your opening balance sheet. You have liabilities, assets. Come on, we'll start with the problem. Now, just we will incorporate the information they have given below the receipts and payment. Now, what they have given? Subscription due on 1st April 2015. Subscription due on 31st March 16. Similar to what we have done right now in problem number 4. पिछले साल का outstanding और current year का outstanding. Previous year का outstanding income, subscription due is an income due, income receivable. So that will come over here. Last year का last year में subscription due last year कितना outstanding था पिछले साल? 150 रुपए 150 और current year में subscription due is subscription due of current year is ₹100. Now, subscription is your income, बराबर? By subscription, receipts and payment में subscription कितना आपको दिया हुआ है? देखिए, subscription कितना दिया हुआ है? 2600. How much they have given? 2600. Again we'll assume that कि 2600 रुपए जो आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट में मिले हैं आपको, जो आपको 2600 रुपए मिले, वहां पे क्या दिया हुआ है? डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन. तो यू राइट इट एज बाय डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस. इट इज गिवन कंबाइनिंगली. तो डोनेशन विल ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीव. तो कितना रिसीव हो रहा है? 2600. 2600 आपको करंट ईयर में रिसीव हुआ, तो क्या अज्यूम करना है कि इसमें पिछले साल का इंक्लूड है. पिछले साल बकाया कितना था? 150 रुपीज पिछले साल आना बाकी था जो करंट ईयर में रिसीव हुआ है. लेस सब्सक्रिप्शन ड्यू विच ईयर? 2014-15. कितना ड्यू था? 150. We'll subtract that 150 because income and expenditure will incorporate all the item of only current year. तो last year का amount we have subtracted और current year का amount आना बाकी कितना है? ₹100. उसको क्या करेंगे? add. Subscription due 2015-16 कितना है? ₹100. तो पिछले साल का you have subtracted, current year का you have added. Fine. So this is what you have, and net amount will be how much? 2600 minus 150 will be 2450,
and plus 100 will be 2550, 2550. Fine. So this is what they have given. Next they have given amount due for printing etc. प्रिंटिंग का पैसा देना बाकी था, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस योर लायबिलिटी। पिछले साल देना बाकी कितना था 100, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ड्यू हाउ मच 100, पिछले साल 100 रुपए देना बाकी था, करंट ईयर में 80 रुपीज देना बाकी है। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ड्यू 80, और आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट वो पे कर रहा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, तो वहां पे देखिए आप, वहां पे दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस 280, दैट इज एन एक्सपेंडिचर टू प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 280, 280 रुपए आपने करंट ईयर में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के पे किए। अब क्या एज्यूम करना है आपको कि 280 में से पहले आपने पिछले साल के पे कर दिए होंगे, तो पिछले साल के क्या करेंगे लेस आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 2014-15, पिछले साल का अमाउंट कितना था 100 रुपीज, और करंट ईयर का अमाउंट देना बाकी है। वी आर फॉलोइंग एक्यूरेल सिस्टम अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसको क्या करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 15-16, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है ₹80 प्लस 80, तो ये टोटल कितना हो गया 260, टोटल इज हाउ मच ₹260। तो दैट इज ऑल अबाउट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन उन्होंने किस चीज की दी हुई है, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, रिपेयर्स का कुछ आपने चेक दिया था जिसने सामने वाले ने प्रेजेंट नहीं किया, यानी आपके बैंक में से अभी वो पैसा कटा नहीं है क्योंकि सामने वाले ने वो चेक प्रेजेंट नहीं किया। अब यहाँ इसको दो वे से आप लिख सकते हो, दोनों वे में आप लोगों को बता रहा हूं। इट इज सिमिलर टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, दैट मीन्स द अमाउंट इज नॉट येट पेड, बिकॉज सामने वाले को आपने चेक दिया और सामने वाले ने चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, तो इट इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपको पेमेंट अभी भी देना बाकी है क्योंकि चेक तो दे दिया लेकिन बैंक में से पैसा कटा नहीं है, यानी अभी भी आपको आपने पेमेंट नहीं दिया हुआ है। तो इसको दो वे में सॉल्व कर सकते हैं। वन इज यू कैन राइट ओवर हियर एज चेक फॉर रिपेयर अनप्रेजेंटेड, कितना चेक दिया था आपने लास्ट ईयर 300 रुपए का, जो अभी तक उसने प्रेजेंट नहीं किया, यानी आपकी अभी भी लायबिलिटी बकाया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ। और करंट ईयर में चेक कितने का प्रेजेंट होना बाकी है 260, चेक फॉर रिपेयर्स अनप्रेजेंटेड, हाउ मच अनप्रेजेंटेड 260, ये वन ऑफ द वे ऑफ प्रेजेंटिंग। अब करंट ईयर में आपने रिपेयर्स का कितना पैसा दिया है, अगर आप आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि देयर इज अ रिसीप्ट रिपेयर्स टू इक्विपमेंट 500 रुपए, 500 रुपए आपने करंट ईयर में आपने पैसे दिए, इट में भी थ्रू बैंक, इट में भी थ्रू कैश। अब ऑब्वियसली ये 500 रुपए में जो पिछले साल का चेक था वो करंट ईयर में प्रेजेंट हुआ होगा, और जो करंट ईयर का चेक था वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने जो रिपेयर्स का खर्चा है दैट विल बी शोन ऑन दिस साइड, इट विल बी शोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड, इट विल शो ओवर हियर टू रिपेयर्स। कितना है रिपेयर्स एज पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट 500 रुपीज आपका रिपेयर्स है। अब ये 500 रुपए जो पेमेंट साइड दिया हुआ है, इट ऑब्वियसली मीन्स दैट कि ये 500 रुपए में पिछले साल जो बकाया थे वो इंक्लूड हुए होंगे, तो आपको पिछले साल का यहां से कम करना पड़ेगा क्योंकि आप करंट ईयर का रिकॉर्ड करते हो। तो पिछले साल कितना बकाया था 300,
लेस आउटस्टैंडिंग फॉर 2014 15। पिछले साल कितना बकाया था 300 रुपीज बराबर, और करंट ईयर में कितना देना बाकी है 260। ये करंट ईयर का है तो क्या करेंगे ऐड प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 260 बराबर कितना आएगा 500 माइनस 300 विल बी 200, 200 प्लस 260 विल बी 460। 460 आप यहां पे रिकॉर्ड करोगे। तो ये हो गया वन वे। सेकेंड वे इज के आपने ये चेक दिया लेकिन सामने वाले ने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, तो सेकेंड वे कैसा कर सकते हो आप कि ये चेक आगे चल के प्रेजेंट होने वाला है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको एक चैप्टर है जिसमें क्या बोला है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी आपको जो बैंक अकाउंट अभी आपका दिख रहा है, बैंक अकाउंट कितना दिख रहा है देखिए आपका, अगर आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट देखेंगे तो ओपनिंग कैश कितना है ₹100, ओपनिंग कैश यहां पे आएगा और बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, डिपॉजिट अकाउंट और करंट अकाउंट, विल अज्यूम दैट डिपॉजिट अकाउंट इज अ सेविंग अकाउंट और एफडी अकाउंट। तो बैंक डिपॉजिट अकाउंट पिछले साल कितना था ₹2230 और बैंक करंट अकाउंट, बैंक करंट अकाउंट कितना है ₹600। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो मैंने चेक लिखा है यहाँ पे, चेक फॉर रिपेयर्स अनप्रेजेंटेड, तो वो नेक्स्ट ईयर प्रेजेंट होने वाला है। मेरे बैंक अकाउंट में आज 600 रुपए है लेकिन मैंने चेक दे दिया है तो वो चेक तो प्रेजेंट होने वाला है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कभी कभी आप क्या करते हो, लिखते हो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, दिस इज अ चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो एक्चुअल बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए 600 माइनस 300, 600 minus 300. So one way is to write this separately and write entire 600 rupees over here, or otherwise second way of don't write this over here. ये चेक अनप्रेजेंटेड जो है वो 300 रुपए इसमें से माइनस कर दो। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हाउ मच ₹300। तो आपका एक्चुअल बैंक बैलेंस 300 रुपए, लेकिन ये 300 रुपए क्या बोल के होगा, बैंक रिकंसिलिएशन। यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन है। आपके बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस दिखेगा 600 लेकिन बुक्स में कितना दिखने वाला बैलेंस 300 बिकॉज यू हैव इश्यूड द चेक। तो वन वे इज टू राइट check issued but not presented separately and write the entire bank account of 600 over here, or you write a net balance of bank account. Similarly for current year also, current year में closing cash कितना है देखिए, cash in hand 250, then you have bank deposit, बैंक डिपॉजिट कितना दिया हुआ है करंट ईयर के अंदर 3090 एंड बैंक करंट अकाउंट कितना दिया हुआ है 150। बैंक करंट अकाउंट इज 150, पूरा 150 यहां लिखो और चेक अनप्रेजेंटेड यह लिखो, या फिर 150 में से 260 माइनस कर लो। 260 माइनस करेंगे तो -90 आएगा। हाउ मच -150 में से 260 माइनस करेंगे तो -110 आएगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग -110 ओवर हियर, यू कैन राइट ओवर हियर बैंक ओवरड्राफ्ट, यू विल राइट ओवर हियर बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, चेक फॉर रिपेयर्स, यहाँ पे लिखेंगे आप बैंक करंट अकाउंट
जो यहाँ पे आपका बैंक करंट अकाउंट में पैसा है, एसेट साइड ना लिख के आप लाइबिलिटी साइड लिख रहे हो तो आप माइनस में लिखोगे, -150 बराबर। और इसमें से क्या माइनस करोगे, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने का चेक था वो, हाउ मच, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाज हाउ मच, ₹260। तो ये कितना आएगा, 110। गॉट इट। एक वे क्या है, यहाँ पे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड लिखो, यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखो सेपरेटली, सिंपल। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इज सिंपल, अमाउंट आउटस्टैंडिंग पेएबल। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, इसमें से माइनस करो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, उसको ऐड करो, वन वे। सेकंड वे इज आपने चेक इशू किया, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, रिपेयर्स में एज इट इज यू आर गोइंग टू राइट डाउन, ओनली यहाँ पे प्रेजेंटेशन का चेंजेस है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड लाइबिलिटी साइड लिखो, बैंक अकाउंट सेपरेटली यू राइट डाउन द एसेट साइड। सेकंड वे इज टू रेक्टिफाई बैंक रिकंसिलिएशन, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन में आपको 600 रुपए बैलेंस दिख रहा है, लेकिन 300 रुपए का आपने चेक दिया है जो प्रेजेंट हुआ नहीं है, तो एक्चुअली बैंक बैलेंस एज पर बुक्स आना चाहिए 300। उसी तरह यहाँ पे आपका एक्चुअल बैंक बैलेंस है 150, लेकिन 260 रुपए का आपने चेक दे दिया है, तो 260 रुपए का अगर 150 रुपए में से 260 गए तो 110 विल बी ओवरड्राफ्ट, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ बैंक रिकंसिलिएशन 110। गॉट इट। इन बोथ मैनर यू कैन प्रेजेंट इन योर पेपर। उसके आगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट 800 रुपीज और क्लोजिंग वैल्यू है 1750। इसका मीनिंग क्या है कि आपने करंट ईयर में इक्विपमेंट कुछ परचेज किए, बराबर, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बराबर। इक्विपमेंट का वैल्यू कभी एप्रिशिएट नहीं होता है, सिर्फ लैंड जनरली एप्रिशिएट होता है, इक्विपमेंट जनरली वैल्यू डिक्लाइन, दैट हैज टू बी डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ओपनिंग वैल्यू 800 है और क्लोजिंग वैल्यू 1750। तो अभी 1750 क्या है, उसके लिए अपने को रिसीप्ट्स एंड पेमेंट देखना पड़ेगा कुछ एडजस्टमेंट के लिए। तो फर्स्ट ओपनिंग वैल्यू वी विल राइट डाउन, व्हाट इज द वैल्यू ओपनिंग, 800। व्हाट इज दैट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट कितना, 800 रुपीज का आपका मशीनरी एंड इक्विपमेंट है और क्लोजिंग है 1750। लेकिन क्लोजिंग वैल्यू लिखने से पहले वी विल रिफर ऑल द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में एडजस्टमेंट क्या है। तो आपके पास देखिए, पहले इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन वी विल अगेन मूव टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड देन वी विल शिफ्ट टू द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते। तो यहाँ पे विल राइट डाउन to depreciation on machinery and equipment। ओपनिंग वैल्यू क्या है, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू कितना दिया हुआ है, 800। उन्होंने दिया हुआ है ना 800 रुपए, ये दिया हुआ है। अब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट रिफर करते। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में अगर आप देखोगे रिसिप्ट साइड, वहां पे क्या दिया हुआ है, कैश, बैंक इंटरेस्ट, डोनेशन, रिसिप्ट्स फ्रॉम टीज, कॉन्ट्रीब्यूशन टू फेयर एंड सेल ऑफ इक्विपमेंट। 80 रुपए का उन्होंने इक्विपमेंट बेचा, तो 800 रुपए में से 80 रुपए सेल हो गए, सेल ऑफ इक्विपमेंट कितने, 80 रुपीज, बराबर, ये हो गया आपका 720। उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो बोल रहा है पेमेंट साइड, आप देखिए रिसिप्ट साइड और इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पेमेंट साइड यू विल सी दैट ग्राउंड्समैन फी, मूविंग मशीन इज अ मशीन एंड इक्विपमेंट, कितना 1500, यानी 1500 रुपए का इक्विपमेंट आपने परचेज किया, प्लस परचेज ऑफ इक्विपमेंट, कितने का परचेज किया, 1500 रुपए का आपने इक्विपमेंट परचेज किया। तो ये कितना हो गया,
ट्रिपल टू जीरो का आपने टोटल इक्विपमेंट आपके पास हो गया। और उसके अलावा और कोई मशीनरी एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिए हुए हैं पेमेंट साइड? यू हैव रेंट ऑफ ग्राउंड, यू हैव कॉस्ट ऑफ टीज, यू हैव फेयर्स, प्रिंटिंग एंड ऑफिस, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो परचेज और सेल्स से रिलेटेड नहीं है, वो सेपरेट आइटम है। ऑनरेरियम हो गया, उसके बाद बैलेंस एट बैंक, करंट अकाउंट, कैश इन हैंड। भाई अब यहाँ अपने हिसाब से 2220 का वैल्यू आपका मशीन एंड इक्विपमेंट का आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2220 आना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी दी हुई है। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी उन्होंने कितनी दी हुई है? 1750 रुपए उन्होंने दी हुई है, लेकिन अपने हिसाब से कितना आ रहा है? 2220, लेकिन उनके हिसाब से कितना आ रहा है? 1750। यानी जो डिफरेंस वैल्यू है वो वैल्यू क्यों रिड्यूस हो गई? ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। लेस रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 16। कितना दिया हुआ उन्होंने वैल्यू? 1750। इसका मीनिंग है डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? ये 470 रुपीज का आपका डेप्रिसिएशन हुआ मूविंग मशीन या इक्विपमेंट पे। अब यहां पे कैसा दिखाएंगे? डायरेक्टली यू कैन शो 1750 और अदरवाइज यू कैन शो मशीन एंड इक्विपमेंट। मशीन एंड इक्विपमेंट कैसा बताएंगे आप यहां पे? ओपनिंग 800 प्लस परचेज 1500 लेस सेल 80 लेस ये कितना हो गया आपका? 800 प्लस 1500 2300 2300 माइनस 80 विल बी 2220। इसके नीचे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। कितना है डेप्रिसिएशन? 470। आपको कितना अमाउंट मिलेगा यहाँ पे? 1750। 1750 आपको यहाँ पे अमाउंट मिलेगा। गॉट इट? This is how you have to deal with equipment. Fine. उसके बाद आते इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, यानी इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो ओपनिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल कुछ नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल दिया है 20। दैट इज एन इनकम रिसीवेबल, दैट मीन्स इट इज योर एसेट। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना? इंटरेस्ट रिसीवेबल 20। करंट ईयर में इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है? आपके रिसीप्ट साइड देखिए दिख रहा है, बैंक इंटरेस्ट। बाय बैंक इंटरेस्ट 30 प्लस इंटरेस्ट रिसीवेबल 20, total will be 50. Interest receivable is 50. Another adjustment they have given, bonus to groundsman outstanding. ग्राउंड्समैन को 300 रुपए बोनस के देने बाकी है, दैट मीन्स इट इज योर लाइबिलिटी। करंट ईयर में, पिछले साल कुछ भी नहीं था। यू विल कॉल इट एज बोनस पेएबल। करंट ईयर में हाउ मच अमाउंट पेएबल? 300। पिछले साल कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब पेमेंट साइड देखिए कि बोनस आपने कितना दे दिया। वहां पे दिया हुआ है ग्राउंड्समैन फी 750। ग्राउंड्समैन फी एंड बोनस आर डिफरेंट थिंग। मूविंग मशीन, रेंट ऑफ ग्राउंड, कॉस्ट, फेयर, प्रिंटिंग एंड ऑफिस, रिपेयर्स, ऑनरेरियम एंड बैलेंस। तो बोनस का इंफॉर्मेशन पेमेंट में है ही नहीं। इसका मीनिंग है कि बोनस आपने दिया ही नहीं है, यानी वो पेएबल ही है। तो बोनस पेएबल आपने एक लाइबिलिटी में रिकॉर्ड किया और वो करंट ईयर से रिलेटेड है, तो वो एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा। तो बोनस पेएबल हाउ मच? 300 रुपीज इज योर बोनस पेएबल, बराबर। उसके बाद वो क्या बोल रहा है? ऑनरेरियम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है।
आपके पेमेंट साइड जो ऑनरेरियम पे किया है वो बोल रहा है कि वो 2015 का है, यानी 2014-15 का है, पिछले साल का है, यानी पिछले साल आपने ऑनरेरियम पे नहीं किया था, तो वो पिछले साल का पेएबल अमाउंट है, दैट इज योर लायबिलिटी। तो यहां पे लिखेंगे ऑनरेरियम पेएबल हाउ मच 4। और करंट ईयर में उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दी कि करंट ईयर में आपको 200 रुपए बढ़ा के देने हैं, बराबर। अब ये पिछले साल 400 रुपए पे करने बाकी थे, वो उन्होंने दे दिए, वो पेमेंट साइड दिख रहा है, और पेमेंट साइड इंफॉर्मेशन भी दी है कि जो ऑनरेरियम पेमेंट में दिख रहा है वो पिछले साल का है। और करंट ईयर में वो क्या बोल रहा है कि ऑनरेरियम 200 रुपए बढ़ा के देना है, यानी 600 रुपए देना है। तो वो 600 रुपए आपने दे दिए क्या? नहीं दिए, क्योंकि आपने जो पेमेंट में 400 रुपए दिए वो पिछले साल के, तो करंट ईयर में जो 600 रुपए देने वो अभी भी देने बाकी है। ऑनरेरियम पेएबल कितने? 400 और 200 रुपया बढ़ा के आपको देना है, तो टोटल पेएबल कितना है? 600। और ये करंट ईयर के, इसलिए करंट ईयर के पेमेंट साइड, एक्सपेंडिचर साइड भी आएगा। टू ऑनरेरियम पेएबल हाउ मच? So with this we have completed all the adjustments, additional information. Now come to receipts and payment. Receipts and payment में opening cash, we have taken opening cash. Then there is a deposit account 220. Then there is cash of 600, उसमें से check unpresented minus किया. उसके बाद bank interest, we have taken bank interest 30. Then there is a donation and subscription we have taken. I am referring receipt side. Then there is receipt from T's 300 रुपए। इनकम, बराबर। उसके बाद देन देयर इज कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स, आपको कुछ कंट्रीब्यूशन आया, रिसिप्ट साइड दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स, कितना कंट्रीब्यूशन आया आपको? 100 रुपीज। देन यू हैव सेल ऑफ इक्विपमेंट। सेल ऑफ इक्विपमेंट यू हैव ऑलरेडी टेकन, इट इज अ कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट है, इसलिए वो इनकम नहीं है। सिर्फ लॉस और प्रॉफिट अगर होता था तो वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते थे। लॉस और प्रॉफिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिए, तो वी आर अज्यूमिंग दैट कि वो 80 रुपीज का इक्विपमेंट 80 रुपीज में आपने बेच दिया, जो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त यहाँ पे उसका इफेक्ट लिया है। लेकिन 80 रुपीज इज नॉट योर रेवेन्यू इनकम, इट इज अ कैपिटल रिसीप्ट, हेंस वी हैव टेकन अंडर ओनली एडजस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग अ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे जो 80 रुपीज मैंने माइनस किया है वो सिर्फ डेप्रिसिएशन पर्पज के लिए किया है। 80 रुपीज जो है वो यहाँ का आइटम नहीं है, वो आपको बैलेंस शीट में बताना है, जो मैंने यहाँ पे बताया है। फाइन। उसके बाद है नेट प्रोसीड ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट। बाय नेट प्रोसीड of variety entertainment बराबर कितना है? नेट प्रोसीड 780। और लास्ट आइटम क्या है? डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, दैट इज अ डोनेशन फंड। इट इज योर, वो फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट यानी आगे होने वाली है, और अभी से डोनेशन आ गया, यानी वो करंट ईयर का आइटम नहीं है। अगर करंट ईयर से रहता था तो यू माइट हैव इंक्लूडेड अंडर दिस। ये करंट ईयर से नहीं है, फ्यूचर ईयर से, इसीलिए वो आपका अमाउंट रिसीव इन एडवांस। तो यू कैन कॉल ओवर हियर, यू कैन राइट ओवर हियर डोनेशन रिसीव्ड फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, or you can call it as a donation fund. What is an amount of donation fund you have received? ₹1000. ये हो गया आपका पूरा रिसिप्ट साइड। नाउ पेमेंट साइड। ग्राउंड्समैन फी, आपने ग्राउंड्समैन को 750 रुपए दिए।
ग्राउंड्समैन फीस है। मूविंग मशीन 1500 रुपए की आपने परचेज की, जो ऑलरेडी वी हैव रिकॉर्डेड। रेंट ऑफ ग्राउंड आपने 250 रुपए दिया। नेक्स्ट इज ग्राउंड रेंट 250, कॉस्ट ऑफ टी 250. This cost of tea can be subtracted from here and you can write there 50 rupees net, or otherwise income either or expense either. To cost of what is that? Teas. How much? 250. Am I right? 250. Yes. Then there is a fare 400 rupees. किसी चीज का आपने फेयर पे किया, रेंट पे किया, कितना? 400 रुपीज। चार्जेस पे किए 400। देन देयर इज अ प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस वी हैव टेकन 280। देन देयर इज अ रिपेयर्स टू इक्विपमेंट। आपने इक्विपमेंट का रिपेयर करवाया। To repairs to equipment. Repairs to equipment I have already taken. Repairs to equipment में वो चेक अनप्रेजेंटेड था, यानी आउटस्टैंडिंग था, तो पिछले साल का माइनस किया, करंट ईयर का ऐड किया। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू। Honorarium I have taken. Then there is a balance at bank. We have already taken under the balance sheet. Closing balance में डिपॉजिट अकाउंट का यहाँ पे दिया है, और करंट अकाउंट का जो था उसमें से आपने 260 रुपए का चेक दिया था, वो बीआरएस में यहाँ बता, अलग अलग भी आप बता सकते हो। देन देयर इज अ क्लोजिंग कैश इन हैंड 250 वी हैव रिटर्न ओवर। नाउ विल जस्ट राइट डाउन, विल सी व्हाट इज एन सरप्लस एंड ओपनिंग कैपिटल फंड, एंड विल जस्ट ट्राई टू टैली द बैलेंस शीट। फाइन। नाउ सरप्लस के लिए क्या है टोटल, देखिए सरप्लस 2550, 50, 300 और 880, ये हो रहा है आपका। क्रेडिट का टोटल क्या है? 3780। डेबिट का टोटल देखिए, डेबिट का टोटल है आपका 3740, यानी आपको सरप्लस कितना है? 40। राइट डाउन हो गया। टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर हाउ मच? 40 रुपीज, एंड टोटल इज 3780। 40 rupees का surplus we are going to add over here to surplus 40, and now we'll calculate a capital fund opening. Balance sheet का opening total ये आ रहा है आपका 3580, ये आ रहा है टोटल 3580। 3580 में से 500 रुपीज वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट लाइबिलिटीज के। ओपनिंग कैपिटल फंड कितना आ रहा है आपका? 3080। ओपनिंग कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, ये 3080 यहाँ पे लेंगे। 3080 we are going to take over here. This is opening capital fund. Total is 3120. टोटल टैली हो रहा है कि देखिए 5210 आ रहा है लाइबिलिटीज एसेट, परफेक्ट। 5210
this is all about problem number 5. Fine, just go through the problem, copy this. Now एक important चीज यहाँ पे क्या है, एक तो है आपका check issued but not present. You can treat that as a outstanding expenses, write it separately on the liability side, or otherwise you can subtract that from the bank account and write bank के bracket में BRS, that is a bank reconciliation statement. फर्दर ऑनरेरियम के बारे में जो पेमेंट दिया वो क्लियर बोला है कि वो पेमेंट लास्ट ईयर का यानी करंट ईयर का आपने पेमेंट नहीं किया है. करंट ईयर का वी हैव टेकन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ऑन द लायबिलिटी साइड एंड द एक्सपेंडिचर साइड. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम नंबर 5. I hope you have understood the problem. Still any doubt, please ask me and I am going to clear it in the next lecture. Bye.